नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है टारगेट आरओ एआरओ सीरीज में, जहां पर आज हम बात करेंगे इकोनॉमी के सेगमेंट की। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत और देखते हैं कि आज का हमारा सबसे पहला सवाल कौन सा है। तो हमारा पहला सवाल है मिश्रित अर्थव्यवस्था को लेकर के। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में सम्मिलित होते हैं, ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए केवल निजी क्षेत्र, ऑप्शन बी केवल सार्वजनिक क्षेत्र, ऑप्शन सी निजी और सार्वजनिक क्षेत्र और ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों को शामिल किया जाता है। तो ये चीज हमने देख ली है, ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय भारत की आजादी के समय जो आपके हमारे जो नीति निर्माता थे, जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे, उन्होंने इस बात पर काफी ज्यादा विचार विमर्श किया कि भारत जब आजाद हो रहा है तो एक आजाद होती हुई अर्थव्यवस्था के पास किस तरीके की इकॉनमी होनी चाहिए। क्या हमें कैपिटलिस्ट मॉडल को अपनाना चाहिए, क्या हमें सोशलिस्ट मॉडल को अपनाना चाहिए। लेकिन भारत के नीति निर्माताओं ने इन दोनों के मिक्सचर को स्वीकार किया, यानी कि दोनों की जो विशेषताएं थी उनको भारतीय इकोनॉमी में लागू किया गया। और इसीलिए आप देखेंगे कि आजादी के इतने सालों बाद भी भारतीय अर्थव्यवस्था का जो मॉडल है वो उसी तरीके से मजबूत खड़ा हुआ है। तो भारतीय इकोनॉमी में मिश्रित जो अर्थव्यवस्था है उसका मॉडल अपनाया गया है, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल जो है अपनाया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए अतिरिक्त उपभोग और अतिरिक्त आय, ऑप्शन बी अतिरिक्त उत्पादन और अतिरिक्त लागत, ऑप्शन सी अधिक उत्पादन और अधिक लागत, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए, यानी कि यहाँ पर जो आपका कॉन्सेप्ट है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, ये कॉन्सेप्ट बेसिकली आपका अतिरिक्त उपभोग और अतिरिक्त आय के बीच में रिलेशन को दर्शाता है। सीधी बात है, सीधा सा जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि जब आपकी इनकम में बढ़ोतरी होती है तो उस इनकम में बढ़ोतरी का कुछ हिस्सा जो है वो कंजम्पशन में भी देखने को मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आप 100 रुपए कमाते हैं, जिसमें से 20 रुपए का आप खाना खाते हैं, यानी कि 20 रुपए आप कंज्यूम करते हैं। अब जैसे ही आपकी इनकम 100 रुपए से बढ़कर के 20 रुपए हो जाएगी, वैसे ही आप जो खाना खाते थे, पहले आप 20 रुपए का खाना खाते थे या 20 रुपए आप खर्च किया करते थे, अब 20 रुपए से बढ़ा करके आप 40 रुपए का खाना खाएंगे, आप 40 रुपए खर्च करेंगे। तो ये जो इनकम के साथ आपका कंजम्पशन बढ़ा है, इसी ट्रेंड को कहा जाता है, इसी जो आपका रिलेशन है इसको कहा जाता है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। तो थोड़ा सा इस पर डिटेल से बात करते हैं। इनकम और अतिरिक्त उपभोग और अतिरिक्त आय के अनुपात को क्या कहते हैं? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जब आय में परिवर्तन होता है तो उसके कारण जो आपका उपभोग में परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन के अनुपात को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहा जाता है। थोड़ा सा और डिटेल से इस पर बात करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप देखें तो इसमें बेसिकली जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आपका कंजम्पशन भी बढ़ता है। वही हमने देखा कि आपकी इनकम बढ़ी, 100 रुपए से 200 रुपए हुई, आपने वैसे ही अपना खर्चा भी बढ़ा दिया। अतः आप कह सकते हैं कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जो है वो कुल अतिरिक्त आय का वो हिस्सा है जो लोग अपनी उपभोग में खर्च करते हैं। इसको मापा कैसे जाता है? तो इसको मापने के लिए आपको उपभोग में परिवर्तन जितना हुआ है, यानी कि जो आपका कंजम्पशन में चेंज हुआ है, उसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा आय में परिवर्तन से। इसके माध्यम से आप एमपीसी को कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला हमारा सवाल है, अगले सवाल को अगर आप देखें, गैर मजदूरी आय क्या होती है? गैर मजदूरी आय से अभिप्राय है, चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है किराए से आय, दूसरा ऑप्शन लाभ से आय, तीसरा ऑप्शन है ब्याज से आय और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन डी, यानी कि ये जो सभी कंपोनेंट हैं आपके, ये गैर मजदूरी आय को रेखांकित करते हैं। क्या होती है सरल शब्दों में अगर आप कहें गैर मजदूरी आय, तो गैर मजदूरी आय का मतलब उस आय से है, उस इनकम से है जो कि मजदूरी के अलावा तमाम दूसरे सोर्सेज से प्राप्त होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर किराए से अगर आपको कुछ प्राप्त हो रहा है, आपने घर किराए पर दिया है, तो आपको जो इनकम मिलती है वो आपकी गैर मजदूरी आय हो जाएगी। आपको कहीं से लाभ मिलता है वो आपकी गैर मजदूरी आय है। आपको कहीं से ब्याज प्राप्त होता है तो वो आपकी गैर मजदूरी आय है। तो गैर मजदूरी आय क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल हमारा है कि किसी अर्थव्यवस्था में मांग निश्चित रूप से बढ़ेगी यदि, ऑप्शन ए है राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है, ऑप्शन बी मुद्रास्फीति की दर ऊंची हो, ऑप्शन सी जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हो रही हो और ऑप्शन डी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही हो। तो इसका जो सही जवाब है, वैसे तो अगर आप चारों ऑप्शंस देखेंगे तो आपको लगेगा कि चारों ऑप्शन तो सही जवाब हैं, लेकिन आपको एक शब्द पर गौर करना है। वो शब्द है
निश्चित रूप से बढ़ोतरी, यानी कि मैंडेटरी यहाँ पर आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो इन चारों ऑप्शंस में से केवल एक ऑप्शन ऐसा है जिससे निश्चित रूप से बढ़ोतरी होगी, और वो ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी कि जब किसी इकोनॉमी में प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी होती है तो निश्चित रूप से वहां पर आपको टोटल या आपका जो कंजम्पशन है या जो डिमांड है उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही जवाब है। बाकी जो आपके ऑप्शन है इनकी वजह से भी मांग में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन कंप्लीटली नहीं हो सकती है या निश्चित रूप से नहीं हो सकती है। निश्चित रूप से केवल आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल यदि आप देखें, अगला हमारा सवाल है कि भारत द्वारा 1990-91 में उदारीकरण को अपनाए जाने का कारण निम्नलिखित में से क्या था। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए ये एक स्वैच्छिक निर्णय था, ऑप्शन बी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के दबाव में, ऑप्शन सी विश्व बैंक के दबाव में, और ऑप्शन डी विश्व व्यापार संगठन के दबाव में। तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी कि 1991 में हमने जो रिफॉर्म्स लागू किए थे, जो एलपीजी रिफॉर्म्स लागू किए गए थे, वो भारत ने स्वैच्छिक तरीके से लागू नहीं किए थे, वो वॉलेंट्री तरीके से लागू नहीं किए गए थे, बल्कि वो जो तमाम आपके रिफॉर्म्स थे वो रिफॉर्म आईएमएफ के दबाव में लागू किए गए थे। दरअसल 1990 का जो 1980 या 90 का जो दशक 1980 का जो दशक था उसका जो अंतिम दौर था, उस अंतिम दौर में भारत बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस से गुजर रहा था, यानी कि भुगतान संतुलन के संकट से गुजर रहा था। भारत के पास फॉरेन जो है अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसे मौजूद नहीं थे, तो भारत को किसी दूसरे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से पैसे लेने पड़ते, और एक ही इंस्टीट्यूशन है जो इस तरह की फंडिंग करता है। पहले एक ही हुआ करता था, अब तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं। तो पहले आपका आईएमएफ जो है वो इस तरह की फंडिंग किया करता था। तो भारत आईएमएफ के पास जाता है, लेकिन आईएमएफ से फंडिंग प्राप्त करने के लिए आपको कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। शर्तें ये होती हैं कि आपको अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करना पड़ेगा, आपको अपनी इकोनॉमी को ग्लोबलाइज करना पड़ेगा, प्राइवेटाइज करना पड़ेगा। तो ये रिफॉर्म्स आपको लागू करने पड़ेंगे। तो भारत ने इसी वजह से, ताकि आईएमएफ से लोन प्राप्त हो सके, भारत ने अपने रिफॉर्म्स को लागू किया था। तो ये डिसीजन हमारा स्वैच्छिक नहीं था। ऐसा नहीं था कि सरकार चाहती थी कि रिफॉर्म्स लागू किए जाएं, सरकार नहीं चाहती थी। आईएमएफ के दबाव में आकर के हमने इन रिफॉर्म्स को लागू किया था, और बाद में भले ही ये रिफॉर्म्स हमारे लिए काफी मददगार साबित हुए, लेकिन उस समय की जो सिचुएशन थी, हमने आईएमएफ के दबाव में इन रिफॉर्म्स को लागू किया था। कुछ डिटेल से अगर आप इस पे बात करें तो ये सब चीजें हमने देख ली हैं कि भारत भुगतान संतुलन के संकट से गुजर रहा था, और जब भारत ने इन रिफॉर्म्स को लागू किया या लागू करने का निर्णय लिया, तब भारत को विस्तारित कोष सुविधा यानी कि एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्राप्त हुई थी। किससे? आईएमएफ से, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से। अब थोड़ा सा रिफॉर्म्स की बात कर लेते हैं कि रिफॉर्म्स में क्या हुआ था, उदारीकरण का क्या मतलब है। तो जब भी 1991 के रिफॉर्म्स की बात आती है तो इन रिफॉर्म्स में आपको तीन मेन कंपोनेंट देखने को मिलते हैं, जिन तीन कंपोनेंट्स को आपका एलपीजी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है एलपीजी में? एक है आपका एल यानी कि लिबरलाइजेशन, पी यानी कि प्राइवेटाइजेशन, और जी यानी कि ग्लोबलाइजेशन। तो ये तीन चीजें जो हैं एलपीजी रिफॉर्म्स में लागू की जाती हैं। अब इन तीन चीजों के बारे में हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है पहला वाला, यानी कि लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का क्या मतलब है? लिबरलाइजेशन का सीधा सा और बहुत सरल सा मतलब यह है कि इकोनॉमी में सरकार का जो हस्तक्षेप होता है उसको कम किया जाए, और बाजार के जो फैक्टर्स हैं, बाजार के जो कारक हैं, उनकी भूमिका को बढ़ाया जाए। यही काम सरकार के तरफ से 1991 में किया गया था। तो सरकार जिन इंडस्ट्रीज को पहले रेगुलेट किया करती थी, कंट्रोल किया करती थी, सरकार ने अपने कंट्रोल को वापस ले लिया था। इसी को आप लिबरलाइजेशन के तौर पर देख सकते हैं। उदारीकरण का सबसे सकारात्मक प्रभाव आपको भारत में सर्विस सेक्टर पर देखने को मिला था, सेवा क्षेत्र पर देखने को मिला था, और इसी वजह से आप देखेंगे कि वर्तमान समय में भारत की जो जीडीपी है, भारत की कुल इकोनॉमी है, उसमें सर्विस सेक्टर की हिस्सेदारी आपको सबसे ज्यादा नजर आएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हमने उदारीकरण की पॉलिसी को लेकर के देखे। आगे बढ़ा जाए, अगला सवाल अगर आप देखें, सवाल में आपसे पूछा गया है कि ई बिज निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य से, ऑप्शन बी वित्त लेन देन हेतु एकल द्वार प्लेटफॉर्म से, ऑप्शन सी विपणन संबंधी पूछताछ हेतु एकल द्वार से, और ऑप्शन डी सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु एकल द्वार यानी कि प्लेटफॉर्म से। तो इसका जो सही जवाब है, ये जो ई बिज है, ये बेसिकली आपका ऑप्शन डी यानी कि सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु एक प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करता है। थोड़ा सा इस पर डिटेल से अगर आप बात करें तो ई बिज एक गवर्नमेंट टू बिजनेस प्लेटफॉर्म है, गवर्नमेंट टू बिजनेस वेब पोर्टल है, जो कि व्यवसायियों को सरकार के साथ व्यापार करने में सरलता प्रदान करता है। ये सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु एक प्लेटफॉर्म से संबंधित है। ई बिज पोर्टल की अवधारणा बेंगलुरु स्थित इन्फोसिस नाम की जो कंपनी है, इस कंपनी द्वारा डेवलप की गई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमने यहाँ पर ई बिज प्लेटफॉर्म को लेकर के देखी। बढ़ा जाए आगे, बातचीत करते हैं अगले सवाल पे।
अगला हमारा सवाल है अणु शक्ति यानी कि बेसिकली आपका एटम जो एनर्जी होती है, अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम है भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम और किसके बीच में? हमारे ऑप्शन है एनएमडीसी का, ऑप्शन बी एनएचपीसी का, ऑप्शन डी बीएचईएल का, ऑप्शन डी एनटीपीसी का। तो इसका सही जवाब है यहाँ पर आपका ऑप्शन डी कि ये जो अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड है ये भारतीय परमाणु ऊर्जा और एनटीपीसी यानी कि आपका एनटीपीसी और भारतीय परमाणु ऊर्जा के बीच में एक संयुक्त उपक्रम है। एनटीपीसी की फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। तो इनके बीच में संयुक्त उपक्रम जो है बनाया गया था। कब बनाया गया था? 2011 में, 27 जनवरी 2011 में इसका निर्माण किया गया था और ये परमाणु ऊर्जा से जुड़ा हुआ है, परमाणु विद्युत ऊर्जा उत्पादन से जुड़ा हुआ है। तो इतना आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए आगे बढ़ा जाए, बातचीत करते हैं अगले सवाल पे। तो अगला हमारा सवाल है, सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? तो हमारे ऑप्शन है हमारे सामने, ऑप्शन ए रत्नागिरी खान, ऑप्शन बी सुंदरगढ़ खान, ऑप्शन सी जयपुर खान और ऑप्शन डी बेलाडीला खान। तो इसका जो सही जवाब होगा वो है आपका ऑप्शन डी बेलाडीला खान जो है ये भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है, मैकेनाइज्ड खान है। तो इसका हमने सही जवाब देख लिया है। ये भी आपको फैक्ट आप याद रखना है कि भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान कौन सी है? बेलाडीला खान है। कहाँ पर है ये? छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलेगी और ये अपने लौह अयस्क उत्पादन के लिए यानी कि आयरन ओर के उत्पादन के लिए काफी ज्यादा फेमस है। इसके अलावा रत्नागिरी खान की अगर आप बात करें तो ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। सुंदरगढ़ खान की अगर आप बात करें तो ये आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा और जयपुर खान तो आपको पता ही है जयपुर में ही मिलेगी जाहिर तौर पर। तो ये आपके ऑप्शन डी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब है। अगले सवाल को अगर आप देखें, अगले सवाल में आपसे पूछा गया है कि भारत में मुद्रास्फीति की दर आमतौर पर निम्नलिखित में से किसके उतार चढ़ाव के संदर्भ में मापी जाती है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए उपभोक्ता कीमत सूचकांक, ऑप्शन बी थोक कीमत सूचकांक, ऑप्शन सी उपभोक्ता कीमत सूचकांक एवं थोक कीमत सूचकांक दोनों और ऑप्शन डी मुद्रा आपूर्ति या मनी सप्लाई। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी यानी कि दोनों को यहाँ पर जो है ध्यान में रखा जाता है। पहले जो अगर आप देखें तो 2014 से पहले बेसिकली केवल आपका थोक कीमत सूचकांक के आधार पर मुद्रास्फीति की गणना की जाती थी, लेकिन बाद में दोनों को यहाँ पर शामिल कर लिया गया। दोनों का इस्तेमाल अब जो है किया जाता है, दोनों के आधार पर इसकी गणना होती है। कीमत सूचकांक कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति को मापता है। तो सिंपल है आपका कि जो आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है या आपका जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, दोनों क्या करते हैं? दोनों आपका कीमतों में जो उतार चढ़ाव आता है उसको मापते हैं अलग अलग लेवल्स पर। जैसे जो आपका सीपीआई है ये एक सामान्य जो रिटेलर है उसके लेवल पर क्या चेंजेस आ रहे हैं प्राइस में उसको मापता है, और ये जो आपका डब्ल्यूपीआई है ये थोक लेवल पर या होलसेल लेवल पर क्या चेंजेस आ रहे हैं उसको मापता है। तो ये चीज यहाँ पर आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। तो इनके बारे में हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किए, बढ़ते हैं आगे। अगला हमारा सवाल है कि यदि किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो इसके स्थापन्य यानी कि आपका जो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है उसकी डिमांड के साथ क्या होगा? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए बढ़ती है, ऑप्शन बी घटती है, ऑप्शन डी ऑप्शन सी कोई प्रभाव नहीं पड़ता या ऑप्शन डी बाजार पर निर्भर करती है। तो अगर किसी वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है तो उसके जो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अभी एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करें तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर सही जवाब है। स्थापन्य वस्तुएं क्या होती हैं? सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट क्या होते हैं? वो प्रोडक्ट जिनको आपस में सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर चाय और कॉफी। अगर आपको कुछ पीने का मन है तो आप चाय भी पी सकते हैं, आप कॉफी भी पी सकते हैं, दोनों ही गर्म जो है पेय पदार्थ हैं। तो अब यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम अपने सवाल पर देखें तो सवाल में क्या है? एक तरफ आपका चाय है, एक तरफ आपका कॉफी है। अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर चाय के प्राइस जो है ये बढ़ जाता है तो चाय की डिमांड क्या है? ये कम हो जाएगी और लोग कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे? लोग कॉफी पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो कॉफी की डिमांड क्या है? कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। तो जैसे ही सब्स्टिट्यूशन, जैसे किसी प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ता है तो उसका जो सब्स्टिट्यूशन है उसकी डिमांड बढ़ जाती है। इतना आपको याद रखना है। तो ये ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर सही जवाब हो जाता है। चलिए अगले सवाल को अगर आप देखें, भारत में गरीबी को मापने से संबंधित समितियों का कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए लकड़वाला समिति, चार चीजें आपके सामने दी हुई हैं। लकड़वाला समिति, अलग समिति, सी रंगराजन समिति और सुरेश तेंदुलकर समिति। नीचे दी गई कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव करना है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1 2 3 4, ऑप्शन बी 2 1 3 4, ऑप्शन सी 2 1 4 3 और ऑप्शन डी 1 2 4 3। तो इसका सही जवाब अगर आप देखें, इसमें से जो सबसे पुरानी समिति है, सबसे पहले जो सबसे नई समिति है उसकी अगर आप बात करें तो यहाँ पर आपका जो रंगराजन समिति है ये सबसे नई समिति आपको मिलेगी। 3 जहां पर भी आपका पीछे है
वो आप जो है आप जो इनको आप बाहर कर सकते हैं, इसको आप बाहर कर सकते हैं। इसमें अगर आप देखें तेंदुलकर समिति दोनों में ही सबसे सेकंड लास्ट मिलेगी। तो सबसे पहले सबसे नीचे आएगा आपका रंगराजन समिति, फिर सुरेश तेंदुलकर समिति, फिर आपको मिलेगा बेसिकली लकड़वाला समिति और फिर अलग समिति। तो ये क्रम आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन सी जो है ये सही जवाब हो जाता है। सब ऑप्शन सी यानी कि आपका सबसे पहले अलग समिति आई थी, फिर लकड़वाला समिति है, फिर आपका तेंदुलकर समिति है और फिर रंगराजन समिति है। इन समितियों के नाम आपको याद रखने हैं, गरीबी रेखा के निर्धारण को लेकर के है। तो सबसे पहले नाम इनकी अगर आप डेट भी याद कर लें, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अलग समिति का गठन जो है 1977 में किया गया था। 1979 में इसने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। इसके बाद लकड़वाला समिति है। इस लकड़वाला समिति को 1989 में गठन किया गया था इसका, और इसने अपनी रिपोर्ट 1993 में पेश की थी। फिर सुरेश तेंदुलकर समिति है, इसको 2005 में गठित किया गया था। इसने 2009 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। और जो सबसे रीसेंट कमेटी है रंगराजन कमेटी, इसको 2012 में बनाया गया था और इसने 2014 में अपनी रिपोर्ट जो है वो पेश की थी। तो इस तरीके से कालक्रम आपको भारत में गरीबी रेखा से संबंधित समितियों के बारे में याद रखना है। अगला सवाल अगर आप देखें, अगला सवाल में आपसे पूछा गया है कि सेन सूचकांक का संबंध किससे है। ऑप्शन है निर्धनता से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से या शिक्षा से। तो इसका जो सही जवाब है सेन सूचकांक जो है ये निर्धनता से संबंधित है। भारत में देखें तो भारत सरकार की तरफ से निर्धनता यानी कि गरीबी को कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जो कि सरकार के मेथड को नहीं मानते हैं, जिनका कहना है कि सरकार का जो मेथड है वो सही ढंग से भारत में गरीबी को कैप्चर नहीं कर पाता है। तो उन्होंने अपने अलग अलग मेथड्स डेवलप किए हैं। इसमें से एक मेथड दुनिया भर के जाने माने अर्थशास्त्री और नोबेल प्राइज विजेता अमर्त्य सेन की तरफ से डेवलप किया गया है, जो कि भारत में या दुनिया के किसी भी देश में गरीबी को सही ढंग से कैप्चर करने की कोशिश करता है। और इसी इंडेक्स को या इसी सूचकांक को सेन सूचकांक कहा जाता है। तो सेन सूचकांक किससे जुड़ा हुआ है, गरीबी से जुड़ा हुआ है। तो ये हमने देख लिया है। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाता है। वही बातें यहाँ पर जो है लिखी हुई हैं कि अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल होता है। इसमें से आपका जो अमर्त्य सेन ने जो मेथड डेवलप किया है उसको सेन सूचकांक कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा सवाल है कि भारत में स्वतंत्रता से पहले निम्नलिखित में से किसने निर्धनता की अवधारणा पर विचार किया था। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले और ऑप्शन डी अमर्त्य सेन। तो इसका जो सही जवाब है, इसमें अगर आप थोड़ा सा गेस भी करने की कोशिश करें तो अमर्त्य सेन को तो आप हटा सकते हैं क्योंकि स्वतंत्रता से पहले बात की गई है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी इकोनॉमी को लेकर के बहुत ज्यादा बातें जो है नहीं की हैं। अब गोपाल कृष्ण गोखले और दादा भाई नौरोजी की अगर आप बात करें तो सही जवाब आपका दादा भाई नौरोजी है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका सही जवाब है। तो दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले स्वतंत्रता से पहले निर्धनता की अवधारणा पर विचार किया था। इसके साथ साथ उन्होंने जेल में कैदियों को जो भोजन दिया जा रहा था उस भोजन की बाजार मूल्य को कैलकुलेट करके एक और कॉन्सेप्ट दिया था जिसका नाम था जेल की निर्वाह लागत। तो इसका आकलन भी दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। तो आगे चल करके अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि जेल की निर्वाह लागत का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था, तो ये भी कॉन्सेप्ट दिया गया था दादा भाई नौरोजी की तरफ से। तो इतना आपको याद रखना है। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं। अगला हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी की परिभाषा अंगीकृत की थी। हमारे ऑप्शन है 1994, 1995, 1996 और या फिर 1997। तो इसका जो सही जवाब है ये जो परम गरीबी की अवधारणा है ये 1995 में जो है अंगीकृत की गई थी, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में। तो परम गरीबी की जो अवधारणा है, परम गरीबी की अवधारणा दूसरे कंपोनेंट को भी शामिल करती है। जैसे शिक्षा के कंपोनेंट को शामिल किया गया है, जैसे भोजन हो गया, पेयजल हो गया, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। इस तरीके की जो आपकी बेसिक एक इंसान की जरूरतें होती हैं उन जरूरतों को आपका यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है परम गरीबी की अवधारणा में। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1995 में, कब, 1995 में परम गरीबी की अवधारणा को अंगीकृत किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला हमारा सवाल है कि प्रतिछाया बैंकिंग क्या है, यानी कि इंग्लिश में अगर आप इसको देखें शैडो बैंकिंग क्या होता है। ऑप्शन है हमारे बैंक के कार्य को बैंक द्वारा आउटसोर्स करना, ऑप्शन बी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों द्वारा अन्य गतिविधियों को संपन्न करना, ऑप्शन सी घरेलू बैंक की विदेश में गतिविधियां, या ऑप्शन डी विदेशी बैंकों द्वारा दूसरे देश के अंदर बैंकिंग क्रियाएं व अन्य गतिविधियां। तो इसका जो सही जवाब है, जो शैडो बैंकिंग का कॉन्सेप्ट है,
ऑप्शन बी में आपको दिखाई देगा। यानी कि जब कोई कंपनी जो गैर बैंकिंग कंपनी है, जिसको बैंक का दर्जा नहीं मिला हुआ है, वो भी बैंक का काम करती है, वो बैंक जैसी एक्टिविटीज करती है, तो उसको शैडो बैंकिंग कहा जाता है। इतना ही आपको याद रखना है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आप देखें, प्रतिछाया बैंकिंग क्या है, इसका मतलब बेसिकली बैंक जैसी गतिविधियों से है, लेकिन बैंक ये काम नहीं करता। जब कोई नॉन बैंकिंग कंपनी, कोई गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जो है, ये बैंकों का काम करने लगती है, तो इसको छाया बैंकिंग कहा जाता है। ये ओवरऑल छाया बैंकिंग क्या होता है या शैडो बैंकिंग क्या होती है, उसको हमने देखा। अगला हमारा सवाल है कि समावेशन रणनीति किस पर केंद्रित नहीं होती है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए असमानता को घटाने पर, ऑप्शन बी निर्धनता को घटाने पर, ऑप्शन सी जनजातीय आबादी के लिए जीविका के विविधीकरण पर, और ऑप्शन डी निर्धन देशों को निकट लाने पर। तो इसका जो सही जवाब होगा वो है आपका ऑप्शन डी। ये जो तमाम तीनों चीजें हैं, ये आपका समावेशी रणनीति में शामिल होती हैं, या आपका इंक्लूजन की जो पॉलिसी है उसमें शामिल होती हैं। केवल निर्धन देशों को निकट लाने का जो काम है, ये काम आपका समावेशन रणनीति का हिस्सा नहीं है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। और डिटेल से अगर आप बात करें तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। और वही बातें यहाँ पर भी लिखी हुई हैं कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति, विशेष तौर पर आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं, उनको संस्थागत तरीके से जब एक साथ लाने और मेन स्ट्रीम में ऐड करने की कोशिश की जाती है, तो इसको आप समावेशन की रणनीति कहते हैं। इसमें गरीब देशों को एक साथ लाने का कोई भी पॉलिसी शामिल नहीं होती है। तो ये हमने ऑप्शन को देख लिया है। आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल है कि अटल नव प्रवर्तन यानी इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, ऑप्शन बी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, ऑप्शन सी नीति आयोग, ऑप्शन डी कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। तो आपको पता होगा, बहुत आसान सा सवाल है। जो अटल इनोवेशन मिशन है, ये नीति आयोग के अधीन स्थापित किया गया है। और नीति आयोग ने किसका स्थान लिया है, इसका नाम आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताना है। अटल इनोवेशन मिशन की अगर आप बात करें, नीति आयोग के तहत काम करता है, और इसका प्राथमिक उद्देश्य है कि भारत में नवाचार और एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा सके। ये देश की नवाचार और उद्यमिता से संबंधित भावी जरूरतों को विस्तृत अध्ययन व विचार विमर्श पर आधारित है। तो ओवरऑल आपका इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए इस पूरी पहल की शुरुआत की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल को अगर आप देखें, हमारा सवाल है कि निम्न में से कौन से बॉन्ड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा की बजाय रुपए में पैसा जुटा सकते हैं। तो ऑप्शन ए है हमारा कॉर्पोरेट बॉन्ड, ऑप्शन बी है मसाला बॉन्ड, ऑप्शन सी है म्यूनिसिपल बॉन्ड, और ऑप्शन डी है जीरो कूपन बॉन्ड। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका मसाला बॉन्ड। तो मसाला बॉन्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए। मसाला बॉन्ड का क्या मतलब है, मसाला बॉन्ड का मतलब यह है कि जब कोई भारतीय कंपनी किसी दूसरे देश में, किसी विदेशी जो देश है आपका, वहां से अपने लिए पैसा जुटाती है, लेकिन खास बात यह होती है कि ये पैसा उस देश की करेंसी में नहीं जुटाया जाता, बल्कि ये पैसा आपका भारतीय करेंसी में जुटाया जाता है। थोड़ा सा और इस पर डिटेल से बात करते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो मसाला बॉन्ड भारत के बाहर जारी किए जाने वाले बॉन्ड होते हैं, लेकिन स्थानीय मुद्रा की बजाय इन्हें भारतीय मुद्रा में जारी किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपका मान लीजिए कि कोई भारतीय कंपनी है, वो कंपनी अमेरिका से पैसा जुटाना चाहती है, वो अमेरिका में मसाला बॉन्ड जारी करेगी, लेकिन मसाला बॉन्ड डॉलर में जारी नहीं किया जाएगा, बल्कि अमेरिका में भी मसाला बॉन्ड इंडियन करेंसी यानी कि आईएनआर में जारी किया जाएगा। इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि अगर डॉलर में जारी किया जाता तो जो उधारकर्ता है उसको मुद्रा का जोखिम लेना पड़ता, लेकिन अगर मसाला बॉन्ड इंडियन करेंसी में जारी होता है तो जो निवेशक है, निवेशक को जोखिम उठाना पड़ता है, यानी कि जो इन्वेस्टर है वो जोखिम उठाता है, और जो आपका जारी करने वाला व्यक्ति है या जारी करने वाली जो संस्था है वो जोखिम नहीं उठाती है। तो ये इसका फायदा होता है। तो मसाला बॉन्ड हमने देख लिया है, मसाला बॉन्ड क्या होता है। और नवंबर 2014 में विश्व बैंक के इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन द्वारा पहला मसाला बॉन्ड जारी किया गया था। तो कब जारी किया गया था, सबसे पहला 2014 में सबसे पहला मसाला बॉन्ड जो है वो जारी हुआ था। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला हमारा सवाल है कि किसी कंपनी के डिबेंचर धारक उसके क्या होते हैं। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए शेयर धारक होते हैं, ऑप्शन बी लेनदार होते हैं, ऑप्शन सी देनदार होते हैं, या ऑप्शन डी निदेशक होते हैं यानी कि डायरेक्टर होते हैं। तो इसका जो सही जवाब है कि जो डिबेंचर होल्डर्स हैं वो किसी कंपनी के आपके लेनदार होते हैं। क्या होते हैं, किसी कंपनी के लेनदार होते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाता है। सबसे पहले आपको समझना होगा कि डिबेंचर होता क्या है। डिबेंचर आपका एक ऋण पत्र है, एक डेट इंस्ट्रूमेंट है, जिस डेट इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके कोई कंपनी जो है लोन लेने की कोशिश करती है। डिबेंचर हमेशा आपके फेस वैल्यू पर जारी किए जाते हैं,
जो कंपनियां डिबेंचर जारी करती हैं वे अपने डिबेंचर्स पर धारकों को एक निश्चित ब्याज दर का भी भुगतान करती हैं, और ये जो ब्याज देने का फीचर है, यही फीचर डिबेंचर को एक ऋण इंस्ट्रूमेंट बनाता है, एक डेट इंस्ट्रूमेंट बनाता है। तो ये डेट इंस्ट्रूमेंट हमने देख लिया है। अब यहाँ पर डिबेंचर की मूल राशि उसके पूर्णता अवधि पर धारक को वापस सौंप दी जाती है और बीच में उसको इंटरेस्ट भी मिलता रहता है। और किसी कंपनी के डिबेंचर धारक उसके लेनदार होते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। क्या होते हैं उसके? उसके डेटर होते हैं। तो ये चीज यहाँ पर हमको पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं अगले सवाल पर। तो अगला हमारा सवाल है कि कुल करों में प्रत्यक्ष करों का बड़ा हिस्सा मुख्यतः निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए निम्न आय वाली अर्थव्यवस्थाओं की, ऑप्शन बी निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था की, ऑप्शन सी उच्च मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं की, और ऑप्शन डी उच्च आय वाली अर्थव्यवस्थाओं की। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन डी, यानी कि जिस भी इकोनॉमी में सबसे जो करों से जितना भी पैसा आता है, अगर वहां पर डायरेक्ट टैक्स से ज्यादा पैसा आ रहा है तो वो एक डेवलप्ड इकोनॉमी मानी जाती है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है वो तो आपको पता ही होगा। डायरेक्ट टैक्स बेसिकली आपका वो टैक्स होता है जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है उसी व्यक्ति द्वारा उस टैक्स का भुगतान किया जाता है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर डायरेक्ट टैक्स में आप दो चीजों को शामिल कर सकते हैं। डायरेक्ट टैक्स में बेसिकली आप जो है एक तो इनकम टैक्स को शामिल कर सकते हैं, और डायरेक्ट टैक्स में आप कॉर्पोरेट टैक्स को शामिल कर सकते हैं। तो ये दोनों टैक्स क्या हैं? ये दोनों टैक्स जिस व्यक्ति पर लगाए जाते हैं उसी व्यक्ति को देना पड़ता है, तो इसको डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। और अगर आप दुनिया भर की इकोनॉमीज की बात करें तो जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं या जो विकसित देश हैं, तो वहां के जो डेवलप्ड देश हैं उन देशों में अगर आप देखें तो उनको जो टोटल अमाउंट प्राप्त होता है उस टोटल अमाउंट में डायरेक्ट टैक्स की जो हिस्सेदारी है वो सबसे ज्यादा रहती है। तो ये चीज बेसिकली हमको पता होनी चाहिए। भारत की अगर आप बात करें तो भारत बेसिकली कहीं ना कहीं भारत में प्रत्यक्ष कर की जो हिस्सेदारी है वो ज्यादा रहती है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं रहती है। भारत में इनडायरेक्ट टैक्स भी आपको देखने को मिल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को अगर आप देखें, अगला हमारा सवाल है कि भारत में प्रत्यक्ष कर कोड जो है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिक्री कर, ऑप्शन बी आय कर, ऑप्शन सी उत्पाद कर, या ऑप्शन डी सेवा कर। तो आप जानते हैं कि इन चारों टैक्स में से केवल एक टैक्स है जो कि डायरेक्ट टैक्स है। कौन सा टैक्स? आयकर डायरेक्ट टैक्स है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है वो हमने पहले ही समझ लिया है कि बेसिकली जिसके ऊपर वो अधिरोपित होता है उसी को भुगतान करना पड़ता है। दो प्रकार के जो है डायरेक्ट टैक्स होते हैं, एक होता है आपका आयकर यानी कि व्यक्तिगत कर, और एक होता है आपका निगम कर यानी कि कॉर्पोरेट कर। तो वही सारी चीजें यहाँ पर वापस लिखी हुई हैं कि कोई व्यक्ति जितना पैसा कमाता है या कोई कंपनी जितना प्रॉफिट कमाती है उसको उस प्रॉफिट पर या उस पैसे पर थोड़ा सा पैसा सरकार को देना पड़ता है। इसी को आप इनकम टैक्स कहते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए, अगले सवाल को अगर आप देखें, अगला हमारा सवाल है कि निम्नलिखित करों में से कौन सा कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिक्री कर, ऑप्शन बी भू राजस्व कर, ऑप्शन सी स्थानीय मेलों पर कर, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी कि आपका स्थानीय मेलों पर कर लगाने की जो पावर है वो ना तो राज्य सरकार के पास है ना केंद्र सरकार के पास है, ये पावर आपका स्थानीय पंचायतों को दी गई है। तो इतनी बात हमको पता होनी चाहिए। बाकी जो आपका बिक्री कर है और जो भू राजस्व कर है, ये दोनों कर आपका स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लगाए जाते हैं। तो इसके बारे में भी हमको पता होना चाहिए कि बिक्री कर और भू राजस्व कर कौन लगाता है? स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। स्थानीय मेलों पर टैक्स कौन लगाता है? वो आपका लोकल गवर्नमेंट लगाती हैं। इतनी बातें हमने यहाँ पर देख ली है, वही चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। भारतीय संविधान की अगर आप बात करें तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 243G जो है, ये इसके तहत पंचायतों को बेसिकली कर अधिरोपित करने का अधिकार दिया गया है ताकि वो सेल्फ सस्टेनिंग बन सकें और उनको राज्यों या फिर केंद्र सरकार पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। तो उसके लिए आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर अगर आप देखें तो अगला अगला जो हमारा सवाल है वो पार्टिसिपेटरी नोट्स को लेकर के है, जिसको आप पी नोट्स भी कहते हैं। हिंदी में इसको सहभागिता नोट्स भी कहा जाता है। तो सहभागिता नोट्स निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित हैं? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारतीय संचित निधि, ऑप्शन बी विदेशी संस्थागत निवेश, ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, और ऑप्शन डी क्योटो प्रोटोकॉल। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी कि जो आपके पी नोट्स होते हैं, प्रोमिसरी नोट्स जो हैं, ये पार्टिसिपेटरी नोट्स जो हैं, ये नोट्स आपका विदेशी संस्थागत निवेश से जुड़े हुए हैं। कैसे काम करते हैं आपके पी नोट्स या फिर सहभागिता नोट्स या सहभागिता नोट्स कैसे काम करते हैं? सहभागिता नोट्स आपके ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स भी कहे जाते हैं, क्योंकि इनका कोई डायरेक्ट वैल्यू नहीं होती है बल्कि ये अपनी वैल्यू किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट से डिराइव करते हैं। अब ये काम कैसे करते हैं? तो बेसिकली मान लीजिए कि आपका ये हमारा भारत है। भारत में अगर आपको शेयर बाजार में पैसे लगाने हैं तो आपको सेबी के साथ अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है। लेकिन मान लीजिए ये कोई दूसरा देश है,
इस दूसरे देश का कोई व्यक्ति भारत में पैसा लगाना चाहता है, लेकिन वो सेबी के साथ रजिस्टर नहीं करना चाहता, क्योंकि रजिस्टर करने का प्रोसेस बहुत लंबा है और वो इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकता है। तो ये व्यक्ति क्या करेगा कि पहले से कोई कंपनी जो है, जो कि सेबी के साथ रजिस्टर है, उस कंपनी को थोड़े से पैसे देगा और उस कंपनी को ये बोलेगा कि आप मेरे बिहाफ पर इतनी इस कंपनी के शेयर खरीद लीजिए। फिर कंपनी उस शेयर को खरीदेगी और कंपनी शेयर को खरीदने के बाद ये जो कंपनी है, ये इस व्यक्ति को एक नोट जारी करेगी, एक डॉक्यूमेंट जारी करेगी, जिसपे उस शेयर की जानकारी जो है वो मौजूद रहेगी। इसी शेयर को कहा जाता है या इसी डॉक्यूमेंट को कहा जाता है सहभागिता नोट या फिर पार्टिसिपेटरी नोट। तो ये क्या हुआ आपका एफपीआई, यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्ट या फॉरेन या एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से जुड़ा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। अगला हमारा सवाल है कि भारत के विदेशी विनिमय कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए, इनमें भारतीय रिजर्व बैंक के पास विद्यमान स्वर्ण तथा विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां सम्मिलित होती हैं। ऑप्शन बी, इसे भारतीय रिजर्व बैंक रखता है। ऑप्शन सी, विशेष आहरण अधिकार इसमें सम्मिलित नहीं होते हैं। और ऑप्शन डी, भारत में विदेशी विनिमय की वर्तमान स्थिति संतोषप्रद है। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है वो आपका विदेशी विनिमय कोष के संदर्भ में सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर नहीं शब्द लिखा हुआ है, जबकि अगर आप भारत के विदेशी विनिमय कोष को देखेंगे तो उसमें आपका विशेष आहरण अधिकार यानी कि स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स जो हैं, ये राइट्स भी देखने को मिल जाएंगी। ये राइट्स भी आपका भारत के विदेशी विनिमय कोष में शामिल किए जाते हैं, इसीलिए ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ऑप्शन सी सही जवाब क्यों है वो हमने देख लिया है। बढ़ते हैं आगे, बातचीत करते हैं अपने अगले सवाल पर। तो अगला जो हमारा सवाल है, इसमें आपसे पूछा गया है कि किसी देश को ऋण जाल में फंसा हुआ कहा जा सकता है यदि ऑप्शन ए, उसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा लगाई गई शर्तों का पालन करना पड़ता है। ऑप्शन बी, उसे बकाया कर्ज पर ब्याज के भुगतान के लिए ऋण लेना पड़ता है। ऑप्शन सी, विदेशी ऋणदाताओं ने उसे ऋण अथवा सहायता देने से इनकार कर दिया है। या ऑप्शन डी, विश्व बैंक बकाया ऋण के साथ साथ नए ऋणों पर ब्याज की बहुत अधिक दर वसूल करता है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी। ऋण जाल या फिर डेट ट्रैप का मतलब होता है कि जब आपको अपने पुराने लोन को चुकाने के लिए नया लोन जो है, या आपको ब्याज के भुगतान के लिए नया लोन लेना पड़े, तो इसको कहा जाता है डेट ट्रैप। और दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में फंसे हुए हैं, यानी कि वो अपना लोन भी नहीं चुका पा रहे हैं, वो अपना ब्याज भी नहीं चुका पा रहे हैं। तो ऐसी समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि कोई देश जो है अपना ऋण नहीं चुका पाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को अगर आप देखें, अगला हमारा सवाल है फेमा को लेकर के, यानी कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को अंतिम रूप से लागू कब किया गया था। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1991 में, ऑप्शन बी 1997 में, ऑप्शन सी 2002 में और ऑप्शन डी 2007 में। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी कि भारत में फेमा कानून जो है इसको अंतिम रूप से साल 2000 में लागू किया गया था। थोड़ा सा इस पर डिटेल से यदि आप बात करें तो फेमा यानी कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को 1999 में संसद द्वारा पारित किया गया था। इसका मुख्य जो लक्ष्य है वो यही है कि विदेशी भुगतान और व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके, विदेशी पूंजी और निवेश को देश में बढ़ावा दिया जा सके, ताकि औद्योगिक विकास और जो हमारा निर्यात है वो बढ़ सके। तो इस कानून को हमने 1999 में पारित तो कर दिया था, लेकिन कानून को जो अंतिम रूप से लागू किया गया, इसके लागू करने की जो डेट थी वो साल 2000 थी। इस तरीके से आपको जो है ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाता है। अगले सवाल को देखते हैं। अगला हमारा सवाल है कि भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, ऑप्शन बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, ऑप्शन डी भारतीय आयात निर्यात बैंक द्वारा यानी कि एग्जिम बैंक द्वारा। तो इसका जो सही जवाब है आप जानते ही हैं, भारत में जितना भी विदेशी मुद्रा भंडार होता है या विदेशी विनिमय संचय होता है, इसको कौन रखता है? इसको आरबीआई रखता है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा इसको रखा जाता है। थोड़ा सा डिटेल में अगर आप बात करें तो हमने देखा कि इसको आरबीआई रखता है। क्या क्या होता है उसमें? तो इसमें आपको जो है विदेशी मुद्रा भंडार देखने को मिलेगा, इसमें आपको एसडीआर देखने को मिलेगा, इसमें आपको गोल्ड का रिजर्व देखने को मिलता है। बहुत सारी चीजें जो है वो भारत का जो फॉरेक्स है उसमें शामिल होता है। इसमें इसके अलावा अगर आप करेंसीज की बात करें तो यहाँ पर बेसिकली आपको डॉलर का जो आपका अमाउंट है वो रखा जाता है, पाउंड, यूरो, जापानी येन, चाइनीज युआन, रेम्बिनी, इन तमाम करेंसीज में आपको जो है फॉरेन जो आपका रिजर्व है वो देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। अगला हमारा सवाल है कि विधि का नियम सूचकांक यानी कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है।
हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए अमनेस्टी इंटरनेशनल, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयुक्त कार्यालय और ऑप्शन डी विश्व न्याय परियोजना। तो इसका जो सही जवाब है, जो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है, ये इंडेक्स विश्व न्याय परियोजना यानी कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोग्राम द्वारा जारी की जाती है। ये कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं है, बल्कि अमेरिका में काम करने वाली एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसीलिए बेसिकली यहाँ पर आपको इसको याद रखना है कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को कौन जारी करता है, विश्व न्याय संस्था यानी कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा इसको जारी किया जाता है। अमेरिका का एक बहुविषयक संगठन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व के अलग अलग देशों के लिए सार्वभौमिक लैंगिक अंतराल सूचकांक यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का श्रेणीकरण प्रदान करता है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन बी यूएन मानव अधिकार परिषद, ऑप्शन सी यूएन विमेन और ऑप्शन डी विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए यानी कि विश्व आर्थिक मंच यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, सॉरी आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो इस रिपोर्ट को जारी करता है। कौन सी रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। तो यहाँ पर हमको याद रखना है इसके बारे में। और पहली बार इस रिपोर्ट को साल 2006 में जारी किया गया था। और अगर आप रिसेंटली बात करें, ये तो पुराना है, रिसेंटली अगर आप देखें तो भारत को 131 स्थान जो है इस पूरी रैंक में प्राप्त हुआ है। पिछले साल भारत का जो स्थान था 129 था। तो इस बार भारत की रैंकिंग में आपको गिरावट देखने को मिली है। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है ये दुनिया भर में आपका अलग अलग देशों में लैंगिक असमानता कितनी मौजूद है उसको मापता है। तो ये हमने इस पूरे रिपोर्ट के बारे में बात कर ली है। ऑप्शन ए यहाँ पर इसका सही जवाब है। अगली खबर अगर आप देखें, अगला हमारा सवाल है कि विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा कौन सी रिपोर्ट इनमें से पब्लिश की जाती है। 4 रिपोर्ट्स आपके सामने है। पहली रिपोर्ट है यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट, दूसरी रिपोर्ट है समावेशी विकास सूचकांक रिपोर्ट, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट और वैश्विक जोखिम रिपोर्ट। इसमें से तीसरी अगर आप देखें तो हमने पिछली ही स्लाइड पर उस पर चर्चा की थी, तो 3 तो कम से कम होना ही चाहिए। तो ये भी सही जवाब है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, पहले को आप काट सकते हैं। बाकी तीनों रिपोर्ट्स की बात करें तो बाकी तीनों रिपोर्ट्स भी आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है यही जारी करता है, यानी कि ऑप्शन डी जो है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। डिटेल से देखते हैं, ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। रिपोर्ट्स में अगर आप देखें, मेन रिपोर्ट्स हमको याद रखनी है। एक रिपोर्ट है आपका यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट, समावेशी विकास सूचकांक रिपोर्ट, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट और वैश्विक जोखिम रिपोर्ट। तो ये 4 रिपोर्ट्स जो हैं ये रिपोर्ट्स आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से जारी की जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। अगला हमारा सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट आपके सामने दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट है कि खाद्य एवं कृषि संगठन एक वैश्विक स्वायत्त संस्था है। दूसरा हमारा कथन है कि इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और तीसरा हमारा स्टेटमेंट है कि इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य भूख, खाद्य असुरक्षा एवं कुपोषण का उन्मूलन करना है। तो उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है यह हमको बताना है। इसमें से अगर आप देखें, आपका एक एक करके इनको एनालाइज करें। सबसे पहले पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये स्वायत्त संस्था नहीं है, बल्कि ये यूएन के एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर काम करता है, यूएन की संगठन के तौर पर काम करता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। पहला गलत होने का मतलब ये है कि आप इन दोनों को बाहर कर सकते हैं। दूसरे स्टेटमेंट की अगर आप बात करें तो ये भी आपका गलत है। क्यों? क्योंकि जो आपका FAO है यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मुख्यालय जेनेवा में नहीं है, बल्कि इसका मुख्यालय आपको रोम में देखने को मिलेगा। कहां पर? इटली के रोम में आपको देखने को मिलेगा। तो दूसरा भी गलत है। दूसरा गलत होने का मतलब ये है, आप इसको भी बाहर कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी जो है ये इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि आपका केवल तीसरा स्टेटमेंट जो है वही यहाँ पर ठीक है। और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का प्राथमिक लक्ष्य जो है वो यही है कि दुनिया भर में भूख, खाद्य असुरक्षा और कुपोषण का उन्मूलन किया जाए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हमने डिस्कस किए FAO को लेकर के, और वही बातें यहाँ पर आपका लिखी हुई हैं कि ये आपका यूएन की एक विशिष्ट एजेंसी है। इसके साथ साथ इसका मुख्यालय इटली के रोम में आपको मिलेगा। और तीसरा स्टेटमेंट तो आपका ठीक ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल को अगर आप देखें, अगला हमारा सवाल है कि कांडला निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए जलपोत भंजन उद्योग के लिए, ऑप्शन बी हीरा काटने और पॉलिश करने के लिए, ऑप्शन सी निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए और ऑप्शन डी परंपरागत कला एवं शिल्प केंद्र के लिए। तो इसका जो सही जवाब है, गुजरात का कांडला पोर्ट जो है ये निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए काफी फेमस है। गुजरात का कांडला पोर्ट जो है, इस पोर्ट को एशिया के पहले निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के तौर पर भी जाना जाता है, जिसकी स्थापना 1965 में की गई थी। निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र की बात करें यानी कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की बात करें, तो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बेसिकली वो एरिया होता है जहां पर सरकार अन्य क्षेत्रों की तुलना में, देश के दूसरे एरियाज की तुलना में नियमों में थोड़ा रिलैक्सेशन देती है ताकि भारत के व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके। वही होता है आपका एक्सपोर्ट प्रमोशन
जोन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा सवाल है कि कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अभिहित पूंजी यानी कि आपका अभिहित पूंजी का क्या निहितार्थ है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए पूंजी का वो हिस्सा जो संदाई के लिए मांग लिया गया है, या ऑप्शन बी किसी कंपनी की शेयर पूंजी की अधिकतम रकम, ऑप्शन सी पूंजी का वो हिस्सा जो कंपनी ने अपने शेयरधारकों से प्राप्त किया है, या ऑप्शन डी वह पूंजी जो कंपनी अपनी समय समय पर अभिदान के लिए जारी करती है। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी कि किसी कंपनी की शेयर पूंजी की अधिकतम रकम। अगर हिंदी इंग्लिश में अगर आप देखें, अभिहित पूंजी का मतलब होता है डी डेजिग्नेटेड कैपिटल। डेजिग्नेटेड कैपिटल या फिर अधिकृत पूंजी से आशय है कि एक कंपनी अपने जीवन काल में इससे अधिक पूंजी जारी नहीं कर सकती, इससे अधिक कैपिटल जो है वो जारी नहीं किया जा सकता है। इसे आप नामात्र पूंजी यानी कि नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं। ये किसी कंपनी के शेयर पूंजी की अधिकतम रकम होती है, तो ये चीज यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए। अगले सवाल को देखते हैं। अगला हमारा सवाल है कि निजीकरण में क्या समाहित है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए सार्वजनिक उद्यमों में निजी क्षेत्र को बेचना, ऑप्शन बी सार्वजनिक उद्यम इक्विटी का विनिवेश, ऑप्शन सी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के प्रबंधन में निजी क्षेत्र की सहभागिता, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी को यहाँ पर आप निजीकरण की प्रक्रिया में शामिल करते हैं। तो अगर आप कोई सार्वजनिक उद्यम को निजी क्षेत्र को बेचते हैं तो ये भी प्राइवेटाइजेशन है। अगर आप किसी सार्वजनिक उद्यम में इक्विटी का निवेश जो है, इक्विटी का विनिवेश करते हैं यानी कि इक्विटी को प्राइवेट सेक्टर को बेचते हैं, तो उसको भी प्राइवेटाइजेशन कहा जाता है। या फिर अगर आप सार्वजनिक क्षेत्र के किसी उद्यम के प्रबंधन में निजी क्षेत्र की सहभागिता को बढ़ाते हैं तो उसको भी प्राइवेटाइजेशन कहा जाता है। तो ये तीनों चीजें जो हैं वो आपका प्राइवेटाइजेशन का हिस्सा होती हैं। वही बातें यहाँ पर आपको लिखी हुई नजर आ जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल को अगर आप देखें तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, हमको पता होने चाहिए। श्वेत क्रांति आपका दुग्ध उत्पादन से, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। मिल्क रेवोल्यूशन भी आप इसको कह सकते हैं। इसकी शुरुआत 1970 के आसपास जो है आपको देखने को मिली थी, और इसका प्राथमिक उद्देश्य यही था कि भारत में डेयरी उत्पादों को बढ़ावा दिया जा सके, जिसके माध्यम से किसानों में गरीबी को कम किया जा सके। तो ये श्वेत क्रांति है। और श्वेत क्रांति के जनक किसको कहा जाता है, तो वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, जिन्होंने एक बहुत बड़ी दूध की कंपनी स्थापित की थी जिसका नाम है अमूल। तो अमूल कंपनी की स्थापना वर्गीस कुरियन द्वारा की गई थी, तो इसलिए इनको श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। हरित क्रांति किससे संबंधित है। हरित क्रांति का सवाल पूछा गया है आपसे। ऑप्शन ए है मोटे अनाज के उत्पादन से, ऑप्शन बी दलहन उत्पादन से, ऑप्शन सी गेहूं के उत्पादन से, और ऑप्शन डी तिलहन उत्पादन से। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। जो हरित क्रांति है, ग्रीन रेवोल्यूशन है, गेहूं के उत्पादन से संबंधित है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आपका कुछ इंपॉर्टेंट बीज इस्तेमाल किए गए थे, जिससे बेसिकली 1960 के दशक में आपको भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन देखने को मिला था। इस ग्रीन रेवोल्यूशन का जो इंपॉर्टेंट श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। इसके माध्यम से भारत में जो आपका गेहूं का उत्पादन है उसको बढ़ाने पर जोर दिया गया था, और इसमें संकर और बौने बीजों का उपयोग जो है वो किया गया था। तो ये ओवरऑल आपका ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया। चलिए अगले सवाल को देखें। अगला हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी मक्का, ऑप्शन सी मूंगफली, और ऑप्शन डी सरसों। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन डी, यानी कि सरसों जो है, सरसों आपका खरीफ की फसल नहीं है। तो ये चीज हमने देख ली। सरसों क्या है, सरसों खरीफ की फसल नहीं है, सरसों रबी की फसल है। खरीफ की फसलें कौन सी होती हैं। खरीफ की फसलें वो फसलें होती हैं जिनकी जो बुआई है वो जून से जुलाई महीनों के बीच में होती है, और इनकी कटाई जो है वो अक्टूबर के आसपास आपको देखने को मिलती है। और खरीफ की फसलों में आप मक्का, चावल, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन और कपास को शामिल करते हैं। रबी की फसलों की अगर आप बात करें तो सरसों रबी की एक फसल है जिसकी कटाई आपको अप्रैल के आसपास देखने को मिल जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। अगला हमारा सवाल है कि भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए राष्ट्रीय आय, ऑप्शन बी उपभोक्ता कीमत सूचकांक, ऑप्शन डी जीवन स्तर, और ऑप्शन डी प्रति व्यक्ति आय। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका उपभोक्ता कीमत सूचकांक। उपभोक्ता कीमत सूचकांक यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर आपका जो आपका महंगाई भत्ता है उसको कैलकुलेट किया जाता है। इसमें आपको टोटल 312 मदें देखने को मिलती हैं, 312 प्रोडक्ट हैं, और 2012 को इसका बेस ईयर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मूल रूप से ये सूचकांक सरकारी कर्मचारियों के लिए जो आपका जो वेतन भत्ता निर्धारित होता है, जो डीए तय किया जाता है, डियरनेस अलावेंस, उसको निर्धारित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमने देख लिया है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। अगला हमारा सवाल है कि वैसी संपत्ति जिसे 12 माह या इससे कम अवधि के लिए गैर निष्पादनकारी संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है
वो क्या कहलाती है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए सब स्टैंडर्ड परिसंपत्तियां, ऑप्शन बी संदिग्ध परिसंपत्तियां, ऑप्शन सी काल्पनिक परिसंपत्तियां और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका सब स्टैंडर्ड एसेट। तो आप जानते हैं कि अगर किसी लोन पर कोई बैंक से लोन लेता है और बैंक से लोन लेने के बाद 90 दिनों तक ना तो बैंक का प्रिंसिपल अमाउंट देता है, ना ही बैंक का इंटरेस्ट अमाउंट देता है, तो इसको आप क्या कहते हैं? इसको आप एनपीए कहते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं। और अगर कोई नॉन परफॉर्मिंग एसेट 12 महीनों तक ये बना रहता है, इस कैटेगरी में रहता है, तो उसको क्या कहा जाता है? सब स्टैंडर्ड एसेट कहा जाता है। और अगर किसी सब स्टैंडर्ड एसेट की क्वालिटी जो संख्या है वो बढ़ती जाती है, तो इसकी वजह से बैंकों को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो 90 दिनों और 12 महीने का जो पूरा रूल है वो हमको यहाँ पर एक बार पढ़ लेना है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर अगर आप देखें तो अगला हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग विनिमय दर अस्थिरता को कम करने तथा लघु आवधिक मुद्रा सट्टेबाजी को दंडनीय बनाने के उपकरण के रूप में किया जा सकता है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ऑप्शन बी टोबिन टैक्स, ऑप्शन सी पेगुवियन टैक्स और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका टोबिन टैक्स। टोबिन टैक्स हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। एक बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था जेम्स टोबिन। जेम्स टोबिन अमेरिका के अर्थशास्त्री थे जिनको नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। जेम्स टोबिन ने अवधारणा दी थी, उन्होंने कहा था कि बेसिकली करेंसी जो एक्सचेंज होती है, उस करेंसी एक्सचेंज की वजह से जो वोलेटिलिटी आती है उसको रोकने के लिए हमको एक टैक्स लाना चाहिए और इसी टैक्स को कहा जाता है टोबिन टैक्स। तो आपको याद रखना है, टोबिन टैक्स अगर आपसे कोई पूछे तो सिंपल आपको बताना है कि करेंसी एक्सचेंज में वोलेटिलिटी को रोकने के लिए जो टैक्स लगाया जाता है उसको टोबिन टैक्स कहा जाता है। टोबिन टैक्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को प्रभावित नहीं करती है। क्यों? क्योंकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपका लॉन्ग टर्म नेचर से आती है, इसीलिए इस पर इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। टोबिन टैक्स बेसिकली उस इन्वेस्टमेंट को प्रभावित करती है या उन एक्टिविटीज को प्रभावित करती है जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली होती है और बहुत तेजी से उनमें परिवर्तन आता है। तो ये टोबिन टैक्स क्या होता है इसको हमने समझ लिया है। बढ़ते हैं आगे, बातचीत करते हैं अगले सवाल पे। अगला हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक दर में वृद्धि का परिणाम है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए वाणिज्यिक बैंकों की ऋण लागत में वृद्धि, ऑप्शन बी बाजार में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि, ऑप्शन सी वाणिज्यिक बैंकों की ऋण लागत में कमी और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए, यानी कि अगर बैंक दर में वृद्धि होती है तो इसकी वजह से जो आपके कमर्शियल बैंक हैं उनके लिए भी लोन लेना महंगा हो जाएगा, तो उनके लिए जो ऋण की लागत है वो बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाता है। और बढ़ते हैं अगले सवाल को देखते हैं। अगला हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी बैंकों के पूंजीगत जोखिम के निर्धारण की विधि है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए पूंजी पर्याप्तता अनुपात, ऑप्शन बी नगद आरक्षित अनुपात, ऑप्शन सी सांविधिक तरलता अनुपात और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका CAR यानी कि पूंजी पर्याप्तता अनुपात, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है ये बेसिकली आपका किसी जो कंपनी है उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है उसको दर्शाता है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए आप सबसे पहले किसी कंपनी के एसेट लीजिए और उसको उसकी लायबिलिटी से डिवाइड कर दीजिए। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ये दिखाता है कि कोई कंपनी अपनी जो लायबिलिटी है उसको चुकाने में कितना सक्षम है। तो अगर किसी कंपनी की कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ज्यादा है तो उसकी बेहतर सिचुएशन है, और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो अगर कम है तो उसकी सिचुएशन खराब है। तो इतना हमको यहाँ पर पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल को अगर आप देखें, अगला हमारा जो सवाल है उसमें आपसे पूछा गया है कि ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का सृजन किसके अधीन किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी नाबार्ड, ऑप्शन सी कृषि मंत्रालय और ऑप्शन डी ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो ये जो आपका कोष है इस कोष को गठित किया गया है नाबार्ड के अंतर्गत। कोष के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर अगर आप देखें तो ये कोष बेसिकली आपका जो आपके ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, राज्य सरकारों व राज्य के स्वामित्व वाले निगमों में मृदा संरक्षण, जल शेड प्रबंधन यानी कि वाटर शेड मैनेजमेंट, ग्रामीण बुनियादी ढांचे से संबंधित परियोजनाओं एवं सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र लागू करने के लिए ये जो ग्रामीण अवस्थापना कोष है इसकी स्थापना की गई है। और इसको कौन मैनेज करता है? इसको मैनेज करने का काम किया जाता है नाबार्ड के द्वारा। तो यहाँ पर हमारे इकोनॉमी के जितने भी सवाल थे उनको हमने कवर कर लिया है टारगेट RO सीरीज में। इसी नोट के साथ करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को समाप्त, और उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।